Hey everyone, I am Ishita and I welcome you all at Law File. In this video, we are continuing with our series of historical background of Indian Constitution and this is part 2, beginning of British rule in India. अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ईयर 1772 में एक सीक्रेट कमेटी फॉर्म की गई थी जिसने ये सजेशन दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को अब ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट करे और जिसके सजेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नेक्स्ट एक्ट पास किया था, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसका मेन एम ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने का राइट ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विद दिस इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने का राइट ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया गया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट का ये था कि ये पहला स्टेप था इन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर इंडियंस बाय ब्रिटिशर्स। तो यहाँ से धीरे धीरे इंडियंस के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल स्टैब्लिश होने लगा था। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट का ये था कि कंपनी की गवर्नेंस अब डायरेक्टली किसके हाथों सौंप दी गई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट वाज दैट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज नॉमिनेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि तीनों प्रेसिडेंसीज का अब एक हेड होगा जिसको किस नाम से जाना जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट वाज इस एक्ट ने इन द ईयर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट की थी। सो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद आया हमारा 1781 का इंडियन सेटलमेंट एक्ट, जिसने कोई न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करा है बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1773 के एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्रूव और रिवाइज किया। एंड इसके बाद आया हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने 2 इम्पोर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस कराए। पहला, इसने ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराया। इसका मतलब ये था कि अब कंपनी के जो फंक्शंस थे उनको डिवाइड कर दिया गया, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का राइट दिया गया हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने का राइट दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। सो इस एक्ट ने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट वाज कि अब जो कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में उनको क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इस एक्ट से कंपनी की टेरिटरी को पहली बार इंडिया में ब्रिटिश पोजीशंस का नाम दिया गया। सो ये थे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अपनी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली ऑफ ट्रेड का राइट मिला हुआ था। इसका मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड कर सकती थी एज एन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। बट आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी से ये राइट छीन लिया गया और लंदन के सभी मर्चेंट्स को इंडिया आके ट्रेड करने का राइट दे दिया गया था, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ऑफ ट्रेड के राइट को अबॉलिश कर दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट का ये था कि इसने ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी को और ज्यादा एम्फेसिस किया, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी डिसीजन बिना क्राउन की परमिशन के नहीं ले सकती थी। फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, मिलिट्री चीफ्स,
इन सभी मैटर्स में अल्टीमेट डिसीजन एंड फाइनल डिसीजन किसका रहेगा? ब्रिटिश क्राउन का। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये सभी एक्ट्स के जो प्रोविजंस है वो मैंने जीके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए फ्रेम करे हैं, तो आप लोग भी पढ़ते हुए इस बात पर जरूर फोकस कीजिएगा। आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट एक्ट, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को टोटली अबॉलिश कर दिया और कंपनी को टोटली एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी टाइप की ट्रेडिंग एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले सकती थी और उसका रोल मियरली एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी की तरह स्टैब्लिश कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट वाज कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया और पहली बार गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया और उसकी काउंसिल को इंडियन काउंसिल का। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट वाज कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के नंबर ऑफ मेंबर्स कितने कर दिए गए? 4, बट 4th मेंबर को सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पावर्स ही प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट वाज दैट इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि धीरे धीरे हम किसकी तरफ बढ़ रहे थे? सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड अबाउट दिस एक्ट वाज कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? हमारे विलियम बेंटिक। सो ये थे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये इस सीरीज का लास्ट चार्टर एक्ट था। यानी कि जो भी चार्टर एक्ट 1793 से 1853 के पीरियड में पास हुए थे, ये उसका लास्ट एक्ट था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्ट वाज कि इसने गवर्नर जनरल्स काउंसिल के लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया था और इसी के साथ इस एक्ट ने नींव रखी थी हमारे मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। वो कैसे? क्योंकि आज के फॉर्म में हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस बोथ आर सेपरेट। सो ये फाउंडेशन कहाँ रखी गई थी? कौन से एक्ट में? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि इस एक्ट ने कंपनी के रूल को इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया था। यानी कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी भी टाइम अपनी मर्जी से कंपनी के रूल को इंडिया में एंड कर सकता था जब भी वो चाहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज कि गवर्नर जनरल फॉर बंगाल के ऑफिस को अगेन सेपरेट कर दिया गया था। यानी कि फिर से बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया गया था। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज दैट कि इस एक्ट ने लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया था इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। और वो लोकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ से थी? फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम बॉम्बे, फ्रॉम मद्रास एंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। सो these were all the important points of Charter Act of 1853. And with this, all the topics of this video are completed. But if you have any doubt, please do ask me in the comment section. And if you like what I shared with you, hit the like button. And to stay tuned for my further videos, please subscribe to my channel and press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching this video. We'll meet you soon in the next one.